प्रवर्तन की समस्या कोई अमूर्त समस्या नहीं है और वो सरकार बदलने की समस्या नहीं है। ये जो व्यवस्था परिवर्तन हर एक आदमी व्यवस्था परिवर्तन में लगा हुआ है, तो व्यवस्था परिवर्तन का सवाल जो है कोई अमूर्त सवाल नहीं है। भगत सिंह के लिए व्यवस्था परिवर्तन का संबंध था साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे नहीं है, अहर्निश संग्राम साम्राज्यवाद के खिलाफ। नई जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उस नई बदली हुई परिस्थितियों में मल्टीनेशनल्स के बिजाविज हमारा क्या एजेंडा होगा ये हमने डिफाइन ही नहीं किया। क्योंकि 70 के बाद का जो फिनोमेना है पूरी दुनिया में, जिसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी जो हेजेमनी पूरी दुनिया पे एक सिरे से आई है, उसको लेके हमारे पास में कोई न तो अंडरस्टैंडिंग है न कोई प्रोग्राम है। और इसके चलते क्या हुआ है कि टोटल कंफ्यूजन है कि हम क्या करें। भगत सिंह का मतलब यह है कि अगर आप अपने करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस को रीडिफाइन जब तक नहीं करेंगे बार बार, आप भगत सिंह को समझ नहीं सकते। गांधी भी थे तो भगत सिंह भी थे। भगत सिंह को गांधी में क्या फर्क था? गांधी को आजादी चाहिए थी और भगत सिंह को साम्राज्यवाद के खिलाफ में अहर्निश संघर्ष, कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी भी लेवल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। छोटी सी चीज करने के लिए तैयार नहीं था कि सिर्फ एक लेटर दे दो, वो तो छूट जाता आराम से। वो इसके लिए भी तैयार नहीं था कि गांधी जी भी तैयार नहीं हुए कि वो जाके गोलमेज कॉन्फ्रेंस के पहले कहते हैं कि साथ छोड़ दो उसे, हम बातचीत नहीं करेंगे। मिनिमम चीजों के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये एक भी कंसेशन सारी जो कुर्बानियां उसे बर्बाद कर सकता है। साम्राज्यवाद के बिजाविज आपकी जो पूरी की पूरी पोजीशन है वो यहां से शुरू होती है कि क्या आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं साम्राज्यवाद के बिजाविज, या उसके जो विभिन्न नए रूप आए जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम में से किसी भी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ में न लेफ्ट ने न राइट में क्राइसिस यहाँ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बिजाविज आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। आप रिजेक्ट करके भी नहीं जा सकते और आप पूरा सरेंडर करके भी नहीं जा सकते, दोनों स्थिति है आपके सामने। अब हुआ क्या कि आपने जब रीडिफाइन नहीं किया तो गैट के जब नेगोशिएशन शुरू हुए, आप विश्व व्यापार संगठन के आज मेंबर हैं, गैट के जब नेगोशिएशन शुरू हुए, हम में से कितने लोगों को मालूम है कि हमारी क्या पोजीशन थी लेफ्ट की और राइट की क्या पोजीशन थी? हम सब भूल चुके हैं। खूब हल्ला हुआ, खूब लिखा गया, लेकिन सब भूल चुके। क्यों? क्योंकि मुश्किल यह है कि हमने क्या किया यार, साम्राज्यवाद क्लॉज नहीं है, साम्राज्यवाद कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप एक क्लॉज दर क्लॉज डिस्कशन हो रहा है, क्या आपकी फला चीज उसके लिए क्लॉज हो जाए तो गैट में ये क्लॉज बनवा दो, ये क्लॉज हमारे पक्ष में है, ये इस तरह से डिबेट चली है। उसने क्या किया और अटर कंफ्यूजन किया, जैसे ये हुआ ना जन लोकपाल बिल का, क्लॉज वाइज बहस करो। अरे क्लॉज की बात नहीं हो रही भाई, सिंपल सी चीज है। करप्शन है, सब एक मत है कि करप्शन और लड़ना चाहिए, इसमें एक मत है। अब उसका फॉर्म क्या हो सकता है, ये समस्या है। लीगल सिस्टम हो सकता है और एक सोशल अवेयरनेस हो सकती है, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है। अब राजनीतिक ध्रुवीकरण करप्शन के खिलाफ हो, इस पर लोग एक मत नहीं है, ध्यान रखिएगा। कानून बनाने पर तो एक मत है, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण पर एक मत नहीं है। भाई इसमें क्या समस्या है कि सारे दल मिलकर जुलूस निकालें करप्शन के खिलाफ, अनकंडीशनल जुलूस। आप एक मत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि आपने जो उसकी गंगा है उसके बिजाविज अपना एजेंडा रीडिफाइन नहीं किया। जब गैट के एग्रीमेंट में आप शामिल हुए तो कौन सी चीज आई? मेजर चेंज है, जहां से सारा का सारा रायता फैलना शुरू हुआ है। वो चेंज क्या है? आप अपने रूल्स चेंज कीजिए। विनियमन के दौर में, डीरेगुलेशन के फेज में जब आप पूरे सिस्टम को ले गए तो आप, अब जैसे मुरारीलाल जी कह रहे थे, अब जहां हाथ डालो वही करप्शन। कर्नाटक के वहां करप्शन, तमिलनाडु के वहां करप्शन, महाराष्ट्र के वहां करप्शन। कोई करप्शन से फ्री नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने डीरेगुलेशन, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस वो एक तरह से ताला लगा हुआ था, उससे चीजें रुकी हुई थी। और जो ही आपने डीरेगुलेशन किया है, एकदम लोग अपनी अपनी दिशा में जहां जिसको मौका लगा है वो लेके भाग लिया। किसी को खदान मिली तो खदान ले गया, किसी को कोयला मिला कोयला ले गया, किसी को मतलब तरंगे मिली है तरंगे ले गया। 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम के नाम पर ये जो डीरेगुलेशन में ये एकदम टोटल सार्वजनिक संपदा का लूट। डीरेगुलेशन का मतलब लोग पहले सोच रहे थे
खाली लाइसेंस राज हट जाएगा, ये परमिट राज हट जाएगा, इंस्पेक्टर राज, ये इंस्पेक्टर राज वाला मसला नहीं था जिस तरह से उसे लघु करके देखा गया, वो पूरा लूट का मामला था। अब वो सामने आ चुकी है चीज। अब मुश्किल यहां है कि आप करें क्या, करें क्या। कांग्रेस से किसी मंत्री को हाथ डालिए, एक मंत्री जिस मंत्री को आप उठाइए, आप वो मालूम पड़ा वो भी कहीं फंसा हुआ है, कोई आदमी शामिल नहीं है इसमें ऐसा जो नहीं। आप सोचिए, दुनिया भर के ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल राइट होना चाहिए कि मैं सोनिया गांधी के बारे में जान सकूं कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। सोनिया गांधी ने क्यों ब्लॉक किया हुआ है, क्यों ब्लॉक किया हुआ है कि वो अपने ये बताएगी नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्शन कमीशन के पास में सबकी जानकारी रहती है और सबकी जानकारी पब्लिश हो रही है। सोनिया गांधी की आज तक पब्लिश नहीं हुई है। कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से मनमोहन सिंह भी जान सकते हैं, आप सबकी जान सकते हैं, सोनिया गांधी की संपत्ति नहीं जान सकते। ये बहुत खतरनाक, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीरियस जगह है जहाँ के ये जो रूल्स होंगे तो वो सबके लिए होंगे। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन सबके तो बायोडेटा और डिक्लेरेशन सबको दे देगा और सोनिया गांधी ने चूंकि दे दिया कि मेरा आप किसी को नहीं बता सकते। ये कौन सा कानून बनाया आपने कि कैंडिडेट अपने दी हुई सूचनाओं को विधेयक कर सके। भाई हम तो संपत्ति छीनने नहीं जा रहे, हम सिर्फ जानना चाहते हैं तो भाई इनके पास है क्या। मालिक थोड़े हो जाएंगे हम जान के इनकी संपत्ति के, राज्य भी मालिक नहीं हो जाएगा सोनिया की संपत्ति का। क्राइसिस यहां है, सेलेक्टिव यूज नए कानूनों का वो एक सबसे खतरनाक चीज है जो कि पिछले दिनों विकसित हुआ। लोगों की शिकायत है ना, केजरीवाल सबके खिलाफ आरटीआई डाल रहा है और जब वो अपने शासन में आया तो किसी का आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा है। हर एक से आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर आदमी हर एक महीने के अंदर जवाब दे दे, नहीं दे दे तो घेर लो, और आप 45 दिन तक जवाब नहीं देते किसी को, सवाल उठेगा। यानी रूल्स पहले ये था कि रूल्स सबके लिए होता था, अब क्या है कि रूल्स के सेलेक्टिव उपयोग के मतलब उसी रूल्स में ही प्रोविजन है कि आप चाहें तो ये सूचना विधेयक कर सकते हैं। ये जो संकट है इसे मैं आपको बताऊं। आइए मतलब क्राइसिस यहाँ पर है कि ये जो भगत सिंह वाला जो फिनोमेना है वहीं तक मैं पहले ले जाना चाहता हूँ। ये कि भगत सिंह की मुश्किल ये है कि भगत सिंह को इंपीरियलिज्म को लेकर सबसे ज्यादा चिंताएं हैं। हम में से अधिकतर लोग इस बात को तकरीबन भूल गए कि उन्होंने मान लिया कि आजादी थी, अंग्रेज थे और वो मसला गया। सेकंड चीज जो भगत सिंह ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कही, जिसकी एकदम ही चर्चा नहीं करते, कांग्रेस के क्लास कैरेक्टर को एज ए पार्टी, कांग्रेस के क्लास कैरेक्टर को सबसे पहले रीडिफाइन भगत सिंह ने किया कि अगर कांग्रेस रूल करती है तो उसका चरित्र क्या है ये जानना चाहिए। अब ये संकट कांग्रेस पिछले 65 साल में बहुत कुछ बढ़ी हुई है। कांग्रेस वही नहीं है जो 47 में थी, कांग्रेस वही नहीं है जो 1930 में थी। आज जो कांग्रेस है वो बिल्कुल एकदम अलग किस्म की कांग्रेस है। वो एक बहाना भरे कांग्रेस के आप क्लास नेचर को जाने। ये फार्मूला बीजेपी में लागू होता है, ये फार्मूला सीपीएम में लागू होता है कि आप जो राजनीतिक दलों की संरचनाओं में काम कर रहे हैं, आप राजनीतिक दलों के क्लास कैरेक्टर को बार बार रीडिफाइन कीजिए और एनालाइज कीजिए। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपको इस क्राइसिस का अंदाजा लगेगा कि क्राइसिस कितना सीरियस है। जिससे कि हम लोग कह रहे हैं वो तो सभी मतलब दलों ने मिलकर उसका पार्लियामेंट में उसको पास कर लिया कि राजनीतिक दलों से तो कुछ आरटीआई के अंदर नहीं मुझे ये जानना नहीं है, मुझे सिर्फ ये मुझे जानना ही नहीं है राजनीतिक दलों से। मुझे सिर्फ ये जानना है कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने मित्रों को, दोस्तों को, पाठकों को ये बताऊं कि बीजेपी क्या बदली है, कांग्रेस क्या बदली है, सीपीएम क्या बदली है, ये मुझे बताना मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करता रहूंगा और सीपीएम की चर्चा नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। मेरा कहना ये है, असल समस्या यह है कि राजनीतिक दलों की भी को भी पुनर्परिभाषित किया जाए और बार बार परिभाषित किया जाए। मतलब वो जो है ना, जो पूरा का पूरा जो भगत सिंह का पर्सपेक्टिव है, वहां वो कांग्रेस की क्यों परिभाषित करना चाहता है। आपको वो टूल्स लेने पड़ेंगे जिन टूल्स का वो इस्तेमाल कर रहा है। अब हमने क्या किया कि अब सेलेक्टिव है। मैं सीपीएम करता हूं तो मैं कांग्रेस की तो बात करता हूं, मैं बीजेपी की बात करता हूं, लेकिन मैं कम्युनिस्टों की बात नहीं करता। ये जो सेलेक्टिवनेस जिसकी मैं तरफ इशारा कर रहा हूं, हमारे बीच में पॉलिटिक्स जो आई है वो अब सेलेक्टिव आधारों पर हो रही है और मुझे बहुत खतरनाक है। मुझे अगर आपकी कोई चीज अच्छी नहीं है
तो मेरे अंदर और आपके बीच में ये इतना मिनिमम कम्युनिकेशन हो कि मैं आपसे कह सकूं बंदर साहब मुझे ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगती, और इसके बावजूद आप मेरे दोस्त बने। अभी क्या स्थिति है? अभी एकदम स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अगर मैंने आपसे ये कह दिया बोल से बंसल साहब मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती, तो बंसल साहब ने हलो ही बंद कर। गांधी और भगत सिंह के बीच में डायलॉग हो सकता है कि बम का दर्शन जेन्युइन है या गैर जेन्युइन है, लेकिन सोनिया गांधी के बीच में और मोदी के बीच में डायलॉग नहीं हो सकता। मेरे और आपके बीच में डायलॉग नहीं हो सकता अगर हम दो अलग पार्टियों के लोग हैं। ये जो कम्युनिकेशन ब्रेक है ये डेमोक्रेसी को एकदम रीढ़ विहीन बना देता है। डेमोक्रेसी वाइबल या एकदम एक्टिव तब रहती है जबकि आपके बीच में डायलॉग रहे। बिना डायलॉग के डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करती। हम लोग इसकी बार-बार वकालत करते हैं कि आपस में बातचीत हो और हर तरह के मसले में बातचीत हो और सारे मतभेद के साथ बातचीत हो और हमारी दोस्ती हो, ठंडाई बनती रहे, हम मिलते रहे। ये जो कनेक्टिविटी है, अब वो क्या कि आप पॉलिटिक्स है लेकिन कनेक्टिविटी आपकी एक जैसे विचार के लोगों के साथ है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समझ लीजिए। मैंने बेशुमार देखा, मेरी उम्र में कोई भी व्यक्ति इतना नहीं लिख सकता, मैं आपको इतना कह सकता हूं। अब मेरी जब तक शक्ति थी, इच्छा थी, मैं पार्टी का काम करता रहा, सेवा करता रहा। अब मैं 2005 में मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा मैं नहीं रखना चाहता पार्टी में। अब दुर्घटना क्या घटी कि उसी समय दिल्ली में पार्टी की कांग्रेस की तैयारी के संदर्भ में सेमिनार थी। तो प्रकाश ने फोन करके कहा कि तुम्हें सेमिनार के लिए आना, और मैं पार्टी से मेंबरशिप अपनी वापस ले चुका था। मैं टिकट कटा के आया दिल्ली, मैंने 7 दिन सेमिनार में काम किया। मैंने किसी को ये नहीं कहा मैं पार्टी छोड़ दी है, किसी को नहीं कहा, और मैं आराम से काम करता। और वो पार्टी जनरल सेक्रेटरी होने के बाद कलकत्ता गया, तो वहां लोगों ने कहा कि वो पार्टी में नहीं। अब उसे काटा तो कौन नहीं, तो उसको फोन करेगा तुमने पार्टी छोड़ दी। तो मैंने कहा यार मुझे बस की नहीं, मैं जेल नहीं था। तो पार्टी छोड़ के वहां गए दिल्ली। मैंने कहा वहां गया तो मेरे सरोकार थोड़ी बात है, चंदा मांगने तो वापस चला, तो मैं अभी दूंगा। तुम्हारा कोई बंदा आएगा तो उसे भी चंदा दूंगा, और तुम जो कहोगे कि भाई चलो नारे लगा दो, पोस्टर लगा दो, चंदा दूंगा मैं। लेकिन मैं अब पार्टी मेंबर की तरह तुम्हारी जिम्मेदारी निभा नहीं सकता, तो उसका एक खास तरह का अनुशासन भी मेरे लिए संभव नहीं बन पा रहा है। अभी क्या स्थिति है? अब उस सीपीएम के लोगों के लिए मैं बहिष्कृत हूं, मैं पार्टी मेंबर नहीं रहा ना, तो अब सारे लोगों ने मुंह मोड़ दिया। अब ममता ने पीटना शुरू किया। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, ममता ने पीटना शुरू किया। मेरे जो टीचर्स फ्रेंड अब बहुत परेशान हुआ, आपके बोले कि मित्र चंदा नहीं उठता है, लोग हाथ नहीं रखने लगे। तो मैंने क्यों, क्या हुआ? 35 साल से सरकार चला रहे थे, मैं किसी सिलेक्शन कमेटी में नहीं जाता, मैं किसी पद पे नहीं गया, क्योंकि मैं सारी कमेटियां जहां फैसले होते थे पार्टी के, उस कमेटी का मैं मेंबर होता था। वाइस चांसलर बनना है तो हम नाम तय करेंगे, एक्सपर्ट होना है तो हम नाम तय करेंगे, सर्विस कमीशन में किसी को जाना है हम नाम तय करेंगे। तो मैंने कहा यार हमें ही नाम तय करने होते हैं तो हम अपने ही नाम क्यों तय करते हैं? ये हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं और बंगाल में भी 7 करोड़ लोगों में बहुत लोग हैं, अब वो नाराज हो गए इस बात पर लोगों से। मैं अकेला व्यक्ति था, जानते आप विश्वास नहीं करेंगे, 24 साल हो गए मुझे, और उसमें 2005 के बाद से पार्टी मेंबर नहीं, मैं अकेला व्यक्ति था जो किसी पद पर नहीं था, और मेरे साथ सारे वाइस चांसलर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई एमपी, कोई कोच, और मैं अकेला व्यक्ति, और मैसेज तक नहीं किया। डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है इम्पर्सनल रिलेशन। आप अगर डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं तो आप सब्जेक्टिव ना हो। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं 24 साल में पहली बार मैं किसी सिलेक्शन कमेटी में ममता बनर्जी का आने वाला, पहली बार गया। तो ममता बनर्जी अब कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैं सीपीएम का आदमी हूं इसलिए बैठाएगा। और मैं इधर बात बताऊं, सीपीएम के लोग मेरी शिकायत करने गए, मैं प्रकाश करार और सीताराम येचुरी का फास्ट फ्रेंड हूं, मुझे सिलेक्शन कमेटी को रखा गया। मैंने कहा उनसे पूछो मैं पिछले 24 साल से इस बिल्डिंग में क्यों नहीं आया। सारे फैसले तो मैं लेता था आपके साथ बैठ के। मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी में आप डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जब होते हैं तो आपको जनता के प्रति और अपने दल के प्रति निर्वैयक्तिक होना होगा। हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप हुई है पिछले 40 साल में, खास तौर पर ये इम्पर्सनल होके काम करने की कल्चर चली गई। इसने क्या किया कि भाई भतीजावाद, वंशवाद, ये दुनिया भर का कचरा उसने इकट्ठा कर दिया है। इस कचरे को आप दूर नहीं कर सकते। अब इतना जमा हो गया है
कि अब कोई ब्लास्ट हो जाए तो वो दूर हो, नहीं तो नहीं। एक अन्य चीज जो कि ज्यादा जरूरी है मुझे, तो आपने बातें बहुत कही हैं, लेकिन मुझे एक मीडिया में अभी समय बिल्कुल बिका हुआ है। अब मेरी अभी हत्या कर दी वो भी बहुत नहीं हत्या मान, क्योंकि अभी इलेक्शन की वजह से पूरा स्लॉट बिका हुआ है और वहां स्पेस नहीं, एकदम स्पेस नहीं। बुक फेयर जैसा इवेंट दिल्ली में हो गया, 10 दिन चला वो, 8 दिन, और साथ एक बड़ा न्यूज आइटम नहीं बना हुआ, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो जो स्पेस है वो बिका हुआ है। अब भगत सिंह कहां से दाखिल होंगे उसमें? इलेक्शन के टाइम में अगर भगत सिंह आ जाएंगे कैसे दाखिल होंगे? भगत सिंह ने गलती की, वो संकट यहाँ है, संकट यहाँ इलेक्शन के टाइम पर भगत सिंह आए तो अखबार में खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि अखबार में बिका हुआ है, अखबार में ही फिक्स है। आपको दे दिया है कि आपको 200 करोड़ चाहिए ना, ले लीजिए, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा बंसल का नाम नहीं आना चाहिए अगले 40 दिन। और उसमें एक पैकेज ये भी है कि इनको बस थोड़ा सा इनका लगा दीजिए, सप्ताह एक न्यूज, तो बंसल जी को रोकिए और इनका लगाते रहिए। यानी अभी इन्वेस्टमेंट किस पर है? अरब आंदोलन के बाद जो नया फिनोमेना पूरी दुनिया में नोटिस किया गया, और पूरी दुनिया में ये चीज नोटिस की गई है, एक नए किस्म की डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने नहीं शुरू किया है, ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका ने शुरू किया है, और ये अमेरिका से चल रहा है। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप सत्ता पक्ष भी आप तय करें और विपक्ष भी आप तय करें, हम कमरे बैठ के तय कर रहे हैं, और बाहर जो गोटियां वैसे ही चलेंगी। आप क्या सोच रहे हैं कि आप कभी गंभीरता से सोचे हम लोग कि यूपीए 2 के पूरे पीरियड में किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा टेलीविजन कवरेज पाया? अन्ना हजारे 4 साल तक, 3.5 साल तक वो पूरे टेलीविजन स्क्रीन को घेरे रहा जन लोकपाल बिल। बीजेपी एंटर नहीं कर पाई, एक न्यूज आइटम बीजेपी के नेताओं का नहीं बनता था, सब पूरा का पूरा घेरे हुए। किसके जरिए? आपने एक डमी सा आदमी खड़ा कर दिया और वो पूरे तूफान मचाए हुए। शेष तक वो आदमी ये कहता रहा माइनस मेरे। वो जिस दिन जंतर मंतर में बैठा था, आपको याद हो, मैं अकेला व्यक्ति था, मैंने कॉन्स्टेंटली उसकी किताब कॉन्स्टेंटली आलोचना लिखी मैंने उसकी, और जो पॉलिटिक्स था वो भी लिखा। पार्लियामेंट में जन लोकपाल बिल जिस दिन पास होना था, उसके पहले तक वो आदमी कह रहा था कि वो जन लोकपाल बिल सही नहीं है। किसी के अंदर ये नहीं था कि आदमी पलट जाएगा, किसी के अंदर ये बात नहीं थी, लेकिन मैं जानता था इस बात कि आदमी पलटेगा, क्योंकि जो नई जो नीति है उसे हम लोग थोड़ा सा, ये चीज बहुत सीरियसली कह रहा हूं, इसे समझने की जरूरत है। सत्ता में कौन रहेगा ये आप नहीं तय कर रहे हैं, ये मल्टीनेशनल समितियां तय कर रही हैं। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप तय कर रहे हैं। यूपी में कौन जीतेगा? आपने कभी ध्यान दिया इस बात पर? चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा धाकड़ चीफ मिनिस्टर नहीं था आंध्र में कोई, और चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से रिप्लेस करने के लिए सत्यम कंपनी को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया उन्होंने। पूरे कारपोरेट हिस्ट्री में कभी भी किसी कंपनी को विदिन ए मंथ टेक ओवर नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया, और सत्यम को टेक ओवर करके बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया, तो वो उसकी बैकबोन था उसके पूरे कैंपेन और उसकी फाइनेंस की। और यूपी में ये सारा श्री अंदर वैसे ही चले गए आराम से। आप पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स का जो पूरा का पूरा हुआ है, और अन्ना हजारे का जो पूरा एजिटेशन था जन लोकपाल बिल का, मैं आपको सिर्फ एक डिटेल्स दे रहा हूं। वोडाफोन कंपनी पर जब 8,500 करोड़ का जो फाइन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस दिन अप्रूव किया, उसके विदिन ए वीक जन लोकपाल बिल का आंदोलन स्टार्ट हुआ। मैंने अपने सब दोस्तों से कहा कि आप अब इंतजार कीजिए कि जन लोकपाल बिल तब तक चलेगा जब तक कि ये 2G 3G जो भी झंझट आएंगे, और ये जो वोडाफोन का जो पेमेंट है, ये जब तक ठंडे बस्ते में नहीं जाता। और ठीक वोडाफोन का टिल टुडे पेमेंट नहीं हुआ है, उसने अपने फाइन का पेमेंट अभी तक वोडाफोन ने नहीं किया है। वित्त मंत्री हटाएंगे। प्रणब मुखर्जी जैसा धाकड़ वित्त मंत्री ऑर्डर देके इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, और वो वोडाफोन से पैसा वसूल नहीं कर पाया। अब जान लीजिए। और
जो मट्टी ख्वार की ये दो लोगों ने, अन्ना हजारे ने और बाबा रामदेव ने, मनमोहन सिंह की पीरियड में जो मट्टी ख्वार हुई है, वो मट्टी ख्वार कांग्रेस की इतनी कभी नहीं हुई। एयरपोर्ट दौड़ रहे हैं वो, प्रणब मुखर्जी एयरपोर्ट दौड़ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा रामदेव को रिसीव करने के लिए जो आदमी कल राष्ट्रपति होने वाला है, वो आदमी एयरपोर्ट दौड़ रहा है। बाबा बहुत बड़ी आदमी है। लॉबिंग, कॉर्पोरेट हाउसेस की लॉबिंग बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। आप जस्ट 2 साल रुकिए, सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वोडाफोन के पॉकेट में होगी। आप देख लीजिए 2 साल पिछले आप चले जाइए, 3 साल 4 साल, आप देखिए वोडाफोन का क्या मार्केट में क्या हाल था और आज क्या हाल है। पैसा एक भी नहीं दिया उसने, वही तो चिदंबरम कह रहा है। अभी 2 महीने पहले का, 1.5 महीने पहले का स्टेटमेंट है। तो हमारा फाइन नहीं दे रहा है, जो जुर्माना हुआ वो नहीं दे रहा। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया उस कंपनी ने, लेकिन वो सरकार का फाइन देने के लिए तैयार नहीं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव जजमेंट पे फाइन सरकार वसूल करने की स्थिति में नहीं। नया जो संकट है वो यहां है। कौन लोग तय कर रहे हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां तय कर रही हैं कि अब रूल कौन करे। तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। तुम खाली इतना कर दो कि तुम ई पेमेंट के जरिए जो बाहर से पैसा आ रहा है, जस्ट उसे ब्लॉक कर दो पार्टियों के फंड में। मैं देखता हूं केजरीवाल की कैसे मीटिंग होती है। लेट्स सी, सांस बंद हो जाएगी, जानते हैं, सांस बंद हो जाएगी। सारी फंडिंग और उसके जो सर्कुलेशन है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जो चीज रखना चाहता हूं वो ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अभी बहुत ही ब्लंट फॉर्म में इंटरवीन कर रही हैं। आप उस इंटरवेंशन को रोक नहीं पा रहे हैं। आपने रिलायंस पर 2 बार फाइन किया, 1,500 करोड़ का फाइन किया। उसने लोकल फोन के लिए जो स्पेक्ट्रम लिया था उसको एसटीडी कॉल में बदल दिया। कहीं सुना है आपने? जो लास्ट पूरे 10 साल में स्पेशली जो चीज इमर्ज की है वो ये कि डीरेगुलेशंस के जरिए कंपनियों ने खुली लूट की है, और इस डीरेगुलेशंस को लेकर हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोजीशन नहीं, क्योंकि हमने इसे लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज के तौर पर रिड्यूस करने की कोशिश की है, तो बहुत खतरनाक है। लास्ट चीज जो मुझे लगता है जो मुझे कहनी चाहिए वो ये कि इस डेमोक्रेसी में एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये कि जो पूरा का पूरा न्यू लिबरलाइजेशन का जो पैकेज है, मैं केजरीवाल की खूब आलोचना करता हूँ, खूब प्रशंसा भी करता हूँ, मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इशू वाइज मेरा मानना है कि वो पोजीशन ली जा सकती है, इलेक्शन का टाइम है, उसमें इलेक्शन के को ध्यान में रखकर पोजीशन ली जाए। न्यू लिबरलाइजेशन का सारी दुनिया में एक ही बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन है कि उसने पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डीपॉलिटिसाइज किया है। आप ये देखिए कि 1990-91 के बाद हम लोगों में पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, थोड़ी देर के जनरल के बाद बिल्कुल भूल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग डीपॉलिटिसाइज हुए और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना हम लोगों ने बंद कर दिया। जन लोकपाल बिल वाला जो फिनोमिना था और ये केजरीवाल और अन्ना हजारे वाला फिनोमिना था, केजरीवाल को इसका क्रेडिट जाता है कि उसने जाने अनजाने, चाहे वो जितने भी घृणित उद्देश्य हों, उसने इस डीपॉलिटिसाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस था उसे रिवर्स में डाल दिया, और उसने पूरे के पूरे 20 करोड़ जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्हें पॉलिटिकली एक्टिव और मोटिवेटेड कर दिया, जो कि ये एक्टिव नहीं हुए। ये मेजर चेंज है, और इस चेंज का सबको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है खाली उसको फायदा मिलेगा, उसका फायदा मोदी को भी मिलेगा, उसका फायदा लेफ्ट को भी मिलेगा, उसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि जब मध्यवर्ग के लोग जग गए हैं तो फिर वो अपने अपने हिसाब से चुनेंगे। वो जो भी होगा हानि लाभ दोनों वो अलग बात है, लेकिन ये पैसिव दर्शक था मध्यवर्ग, जो कि सारी रूस में उसने यही काम किया। जब ये 90 आर्थिक उदारीकरण पहुंचा है, उसने पोलैंड में किया, उसने चेकोस्लोवाकिया में किया, सारी जगह किया, और उसने डिसइंटीग्रेशन भी किया। और आपके यहाँ भी डिसइंटीग्रेशन हुआ, आपके राज्य टूटे। राज्य छोटे राज्य बनने से किसे फायदा है? आप कल्पना कीजिए, मैं कल सुनील को बोल रहा था, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, पहली बार शेयर कर रहा हूं।
छोटे राज्य बनने से इन बड़े राक्षस दलों को फायदा है। आप कल्पना कीजिए उत्तराखंड में जब आंदोलन चल रहा था, हम लोग छोटे छोटे उत्तराखंड के दलों को जानते थे जो आंदोलन लीड कर रहे थे, आज वो सब गायब है। आप जाइए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 2 ही पार्टी बची, सब गायब है। अब थोड़ा सा झारखंड बच गया, तो झारखंड की जो लोकल दलों की हालत वो क्या है, वो एकदम कंप्लीट करप्ट करके छोड़ दिया और वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, एकदम कंप्लीट करप्ट करके छोड़ दिया। तो जो ये जो डिसइंटीग्रेशन है, क्या ये कांग्रेस से यही कहा था ना, चंद्रशेखर राव ने यही कहा था कि बस आप तेलंगाना दे दीजिए, कांग्रेस में मर्ज कर दूंगा, यही थी गारंटी। लोग यही कह रहे थे, ये यही कह रहे थे, और मैं बिल्कुल मैं एकदम इस पर प्रेम के भाव से सोच रहा था कि यह भी मर्ज नहीं करेगा, ये मर्ज नहीं करेगा। वो सोनिया गांधी के पास मिलने गया, सुनिए वो कैसे मर्ज करेगा, वो मैं उसकी तरफ भी संकेत बात कर रहा हूँ। वो सोनिया से मिलने गया और सोनिया इंतजार कर रही थी ये मर्ज करने के लिए आया, तो उसने कहा अगर मैं मर्ज कर गया तो अपोजिशन में सिर्फ बीजेपी होगी। तो तेलंगाना में बीजेपी एक विपक्ष के दल के तौर पर तुम खड़ी कर दोगी और कुछ बचा नहीं, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन विपक्ष के तौर पर बीजेपी होगी। अब तुम ये सोच लो कि तुम बीजेपी को बनाना चाहते हो या दूर रखना चाहते हो आंध्रा से। घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। अब वो बाहर निकला, यानी जो आदमी कल तक यही कह रहा था कि मैं खाली एग्रीमेंट होते ही मैं मर्ज कर जाऊंगा, वो मर्ज नहीं किया, लेकिन वो मर्ज करेगा, क्योंकि छोटे राज्य के किसी भी स्थानीय दल के सरवाइव करने की कोई संभावना इस पॉलिटिकल सिस्टम में बची नहीं, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी को इतना खर्चीला और परनिर्भर बना दिया है कि छोटा दल जी नहीं सकता। अब देखिएगा इसकी दुर्दशा क्या होती है। जैसे इलेक्शन खत्म होने दी, वो 28 सीट लाया था केजरीवाल, क्या हुआ, जिस पर हम लोग नाराज हैं, क्या हुआ, एक छोटी सी चीज है, मैं आपको बताऊं, उसने महिला आयोग के अध्यक्ष का निर्णय लिया, वो तो इंप्लीमेंट हो सकता था। जन लोकपाल को मारो बोले, मैत्रेयी पुष्पा को अध्यक्ष बनाने में क्या परेशानी थी, उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, लेकिन उसमें भी क्रॉस खोज दिया उन्होंने कि नहीं, कारण बताना पड़ेगा, कारण नहीं होगा तो आप हटा नहीं सकते, वगैरह वगैरह। अरे यार किसी को कुछ तो काम करने दोगे, क्यों करने देगा साहब काम? राजनीति कहाँ कहती है? लास्ट चीज जो जहां सारे संकट आ रहे हैं, जो इस्टेब्लिश दल है वे और जो अभी आ रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी, डेमोक्रेसी में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है प्रोसेस। बिना प्रोसेस के डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं है। केजरीवाल की मुश्किल ये है कि उसे डेमोक्रेसी तो चाहिए लेकिन बिना प्रोसेस के तुम न तो इलेक्शन लड़ सकते हो और न इलेक्शन के बाद सर्वाइव कर सकते हो। प्रोसेस पे तो जाना पड़ेगा तुम। उसका क्राइसिस यही था, जब आप चीफ सेक्रेटरी को हटा रहे थे तो आपने गवर्नर से परमिशन ली, आप चीफ सेक्रेटरी को उसने ऐसे ही नहीं बदला। तो तुम जब महिला आयोग की अध्यक्षा को हटा रहे हो तो तुम गवर्नर से परमिशन लेते फिर डिक्लेयर करते, यूनिलैटरली तुमने डिक्लेयर क्यों किया? जब तुम अपने सब्सिडीज वाले बिल को पास कराने के लिए गवर्नर से परमिशन ले रहे हो पेश करने के पहले, तब तुम्हें इसमें परेशानी क्या थी? जन लोकपाल बिल के लिए भी परमिशन मांग लेते। समस्या कहां थी? समस्या यह है कि प्रोसेस में आप चूजी नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी में आपके पास में चूजी होने के चांस नहीं है। अगर मान लो इलेक्शन से मोदी जीत जाता है तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरे देश में डिक्टेटरशिप आ गई? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में फांसीवाद आ गया। हमारे बहुत सारे लोग जनता इलेक्शन का सम्मेलन खत्म हुआ है। जनवादी सम्मेलन में प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा जो नक्सलाइटों का, उन तीनों के सिग्नेचर से जो बयान आया उसका ओपनिंग सेंटेंस है कि भारत फांसीवाद के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इलेक्शन में कोई आया जाए, फांसीवाद आने वाला नहीं। आप तय मानिए, मोदी 2/3 बहुमत से जीत जाए तब भी फांसीवाद आने वाला नहीं। इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। डेमोक्रेसी के में अनेक स्पीड ब्रेकर, आपने निर्णय लिया ना तो आप चले जाते कोर्ट, आपने कोर्ट से रुका दिया। आपने निर्णय लिया, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में पंक्चर हो गया। इतने स्पीड ब्रेकर है इंडिया में कि वहां किसी के लिए। और दूसरी एक चीज और, 43 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो इमरजेंसी में जो नोटोरियस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसका विकल्प, उसमें भविष्य के लिए इमरजेंसी लगाना किसी के लिए भी असंभव बना, संभव ही नहीं।
तो अगर मोदी आ भी जाए तो कितना डिक्टेटर होगा, कितना डिक्टेटर होगा, एक ही चीज में डिक्टेटर होगा, मैं आपको जस्ट अनुमान करके बता सकता हूं कि जो छोटे लेवल पर जो खाने वाला है ना, जैसे आप कहीं कचहरी में जाते हैं, काम कराते हैं, तो छोटे लेवल पर पैसा देते हैं, तो आप वहां तो हो सकता है करप्शन हटात जो है, जैसे केजरीवाल क्या दिखाई दिया, जैसे केजरीवाल क्या दिखाई दिया, इमरजेंसी में था, इमरजेंसी लगाई तो अचानक मालूम पड़ा करप्शन गायब हो गया, जबकि दिखाई दिया करप्शन सबसे ज्यादा इमरजेंसी में ही हुआ, सबसे ज्यादा करप्शन हुआ। अरे ये कैसे संभव है, जिस लड़के के पास में बैंक के गारंटी के तौर पर सिर्फ 100 रुपया हो, उसको बैंक से मारुति कारखाना खोलने के लिए पैसा दिया गया, ये कैसे संभव? संजय गांधी को 100 रुपए की बैंक गारंटी के आधार पर बैंक से लोन सैंक्शन हुआ, 100 रुपया, इमरजेंसी में हुआ। इंस्टीट्यूशनल नहीं, बड़े मगरमच्छ जो है करप्शन के, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। जैसे इन्होंने कहा ना, इसने रेज किया ये कि वो जो कारपोरेट फंडिंग थी और दूसरी चीज, भाई तुम ये सोचो कि कारपोरेट फंडिंग को तुम रेज करके तुम कहां जाओगे? 2G स्पेक्ट्रम में खाली टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने नहीं खाया पैसा, वो पैसा सीपीएम के पास भी गया। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, सीपीएम ये कैसे संभव है कि यूपीए 1 के कार्यकाल में चौथे नंबर की पार्टी है, 438 करोड़ रुपया उसका इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन, 438 करोड़ रुपए, पहली कांग्रेस, दूसरी बीजेपी, थर्ड मायावती और फोर्थ सीपीएम। अगर सीताराम येचुरी को मालूम था कि 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ है, तो उसी समय सरकार गिराने के लिए कॉल दिया जाना चाहिए था, नहीं अब सरकार नहीं चलेगा। आप कॉल किस बात पर दे रहे हैं? परमाणु न्यूक्लियर संधि पर, जिसका सारा कोई चीज समझ में ही नहीं आती किसी को, जो संधि अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, जानते हैं अमेरिका में टिल टुडे अप्रूव नहीं हुई है, आपने सरकार गिरा दी। और जिसके बारे में जब 2G स्पेक्ट्रम का मसला आया तो सीताराम येचुरी ने बहुत गर्व से कहा, मैंने चिट्ठी लिखी थी पीएम को। अरे चिट्ठी क्यों लिखी तुमने? तुम्हें जब मालूम था तो तुमने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? अब देखिए दिक्कत यहां है, लूट में जाहिर है कि कोई आदमी वैसे नहीं लूट सकता, वो मिल बांट के होता है सारा मामला, वो परसेंटेज है, किसी को ज्यादा किसी को कम, और डिवीजन ऑफ लूट इन्हें 2G दिए गए तो इनसे कहा गया कि तुम जरा कर्नाटक की खाने संभालो। जो रेडी बंधु हैं, ये रेडी बंधु कहां से पैदा हुए, किस दौर में पैदा हुए, बात तो की जानी चाहिए। आश्चर्यजनक है कि सारे के सारे घोटाले जितने भी आए हैं इस बीच में, उसमें कौन बदलिया बदलेगी? कोर्ट में जितने घोटालों के केस चले वो मजीद कौन है घोटालों को एक्सपोज करने वाला? एक बार प्रशांत भूषण, अद्भुत नहीं है ये बात। प्रशांत भूषण वो व्यक्ति है जो कि प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने वाली जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति है उसका मेंबर है। प्रशांत भूषण का जो पिता वो राष्ट्रीय सलाहकार समिति का मेंबर है। कमाल, ये केजरीवाल जन लोकपाल बिल के आंदोलन के पहले तक ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति का मेंबर है। मैं फिर लौट रहा हूं अपनी बात पर, विपक्ष भी वो तय कर रहे हैं, पक्ष भी वो तय कर रहे हैं। अब अचानक मालूम पड़ा कि केजरीवाल बहुत बड़ा साड़ हो गया और मोदी के बिल्कुल हवा निकली हुई है। कभी आपने सोचा है? कोई मतलब किसी भी लॉजिक से समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो पंपिंग है वहां से तय हो रहा है ये कि भाई ये सामने खड़ा रहा है, ये नहीं रहेंगे, ये नीचे जितनी लाओ ले आओ, ये यहां नहीं रहेंगे। यानी डेमोक्रेसी का सबसे खतरनाक रूप है कि जिसमें पक्ष विपक्ष पहले तय किए जा रहे हैं, डिसाइड किए जा रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, जो खतरा पिछले विधानसभा चुनाव में केरल में दिखाई दिया, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं जानबूझ के। केरल में जो सरकार अभी चल रही है कांग्रेस के नेतृत्व वाली, वो सरकार मात्र 5 सीटों से चल रहा है। जानते हो 5 सीट कौन सी? ये 5 सीट वे हैं जो कि सीपीएम कभी नहीं आ रही, पिछले 50 साल में कभी नहीं आ रही। ये 5 सीट वे हैं जो कि बीजेएम के डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीटें। काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के दौरान पता चला कि लेफ्ट एलडीएफ फिर जीतने जा रहा है, जो केरल के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक बार एक जाता है और एक आता है, ये एक साइकिल बना हुआ है। और मीटिंग में ये तय हो गया था इस बार इनका नंबर है जी।
हमारी जनता ने माना नहीं, जनता ने अचानक दिखाया कि इनका नंबर आ गया, फिर यही आ रहे अचानक। आप देखिए काउंटिंग के दौरान जब ये कंटिन्यू कवरेज आ रहा था टेलीविजन से और मैं बहुत रिगरसली फॉलो कर रहा था उसको, मालूम पड़ा कि विजयन की कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग में ही ये अंततः ये निकल के आया, रिकाउंटिंग करके निकल के आया कि सीपीएम जो सीटिंग जीती हुई सीटें थी वो अचानक आ गई 5 की 5। वाह, कमाल कमाल है। उसके बाद एक और घटना घटी जो बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना है, आपको शेयर कर रहा हूँ। सीपीएम के 4 चैनल चलते हैं क्या, उन 4 चैनल के लिए एक हेडक्वार्टर ट्रिब्यूनल में बनाया गया, बहुत शानदार। आप गैस कीजिए उस हेडक्वार्टर का उद्घाटन कौन किया? हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने के लिए एक एंटोनी को बुलाया, खासकर बाएं खड़े थे और एंथनी था फीता काट रहे थे। यानी हमारे लोग भी ये खेल समझ चुके हैं कि फिक्सिंग कहाँ होती है। मैं जो चीज कह रहा था, तो पूंजी जब इतने बड़े पैमाने पर निर्णय लेने लगे तो जनता के सामने संकट बहुत गहरा है, बहुत गहरा संकट है, क्योंकि वहां पूरी की पूरी क्लास बैठ के निर्णय ले रही है। आप लोग थोड़ा सा देसाईमानी की पुरानी फाइल उठाइए, मैं जानबूझ के कह रहा हूं ये बात। देसाईमानी का जो प्रबंध मैनेजर था वो उसके ऑफिस में जाके सीबीआई के लोगों ने पकड़ा, उसके पास में 1 करोड़ रुपया आदमी घूस लेकर देने आया। प्रजाशक्ति अखबार, जैसे पीपुल्स डेमोक्रेसी लोकलैंड निकलता है ना, प्रजाशक्ति अखबार की कुल 20,000 कॉपी छपती। लोकलैंड से ज्यादा बेहतर क्वालिटी नहीं हो सकती। जानते हैं सामने कितने रुपए का विज्ञापन आता है? 20 करोड़ रुपया सालाना, 20 करोड़ रुपया सालाना का विज्ञापन। और जो चैनल चल रहे हैं उसमें एक चैनल के सालाना विज्ञापन का जो एवरेज है वो करीब 130, 140, 135 करोड़ रुपया सालाना। इतना पैसा दे रहे हैं मुझे इन्हें खाली नहीं रखना पड़ेगा। पहले ये चीज नहीं थी कि मुझे कोई चंदा देता था तो मुझे ख्याल नहीं करना होता था। आज स्थिति है कि जब मैं चंदा लेता हूं तो मेरी नजर झुकती है। खतरा यहाँ है जब नीतियां बन रही हैं। आप सोचिए, वही बीजेपी जो 4.5 साल पहले था, यानी अभी आधा 6 महीना पहले था, एक भी बिल पास नहीं करने दे रही थी। सीपीएम एक भी बिल पास नहीं करने दे रही थी। ऐसा 6 महीने में क्या मनमोहन सिंह ने महान कार्य किया कि सारे बिल जो अटके हुए थे वो सब धाधर पास होते चले गए। बताइए मुझे क्या ऐसा क्या काम हुआ है? मनमोहन सिंह ने ऐसा कौन सा बड़ा जादू किया है? वो ऑल पार्टी मीटिंग, सारे नेताओं से डिस्कशंस वो पहले भी कर रहा था, वो बाद में भी करता रहा, लेकिन ये कभी चीज मेटलाइज नहीं हुई। ये जो फिक्सिंग है हर चीज तय करके हो रही है कि इसे इस हद तक उठाना है, इसके बाद में इसे नहीं उठाना है, इसके बाद में इसे बिठा देना है। अब आप इशू उठाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं वो जनता तक पहुंचे। जो खतरा है वो यहाँ है। पहले आप आवाज उठाते थे, वो जनता तक पहुंचती थी। अब आप किस पर निर्भर हैं? आप टेलीविजन पर निर्भर हैं, आप इंटरनेट पर निर्भर हैं। और हमारी स्थिति है कि तो हम इंटरनेट चलाना जानते हैं, अन्य टेलीविजन वाले को हम पटा सकते हैं, और मीटिंगें तो हमने करनी बंद कर दी हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? डेमोक्रेसी में आप किस चीज का इस्तेमाल करें? जो मैं आखिरी बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं। डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए एकमात्र चीज जरूरी है, फेस टू फेस व्यक्तिगत संपर्क और कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। आप जितना व्यक्तिगत कम्युनिकेशन ज्यादा करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, बजाय इसके कि मोबाइल से मिले, बजाय इसके कि फेसबुक से मिले। आप जितना इसके जरिए आप बात करेंगे, आप जनता के प्रति अपनी भूमिका ज्यादा बेहतर ढंग से अदा करेंगे। हमने ये किया है कि अब ये जो एलिमिनेशन है ना, जो डिपॉलिटिसाइजेशन वाला, ये क्यों इतना हैवी पड़ रहा है? ये कल बता रहा है मुझे, डेन केयर में 2 लड़कियां घूम रही हैं, वो दिल्ली से आई हैं, उन्हें मालूम ही नहीं आम आदमी पार्टी की एक्टिविस्ट। एक जमाना था कि हमारे लोग दूसरी जगह जाके काम करते थे। आज स्थिति है कि आम आदमी पार्टी उन पूरे मेथड का इस्तेमाल कर रहा है
कि बिल्कुल एकदम मिशनरी जील के साथ में लोग काम कर रहे हैं। यूथ में आप ये ध्यान रखिएगा, यूथ में भगत सिंह अप्रासंगिक नहीं हो सकता। मैं जो कहना चाहता हूं ये गलत फहमी, क्योंकि यूथ की एक अपनी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अप्रासंगिक नहीं होगा। तो चाहे जितना उसमें मिट्टी डालें, पत्थर डालें, उसे डस्टबिन में डालें, चाहे घर में डालें, कहीं भी डालें, वो क्योंकि यूथ के अंदर एक खास चीज है, वो प्रतिवाद करना उसकी नेचर का हिस्सा है। आप अगर कोई अच्छे ढंग से कोई प्रतिवाद ऑर्गेनाइज करते हो आपके साथ हो सकता है। अब केजरीवाल क्यों अपील कर रहा है? क्योंकि केजरीवाल उसमें नया हथकंड अपना रहा है। हम लोग क्या अपनाते थे? हम लोग करते थे अब मुरारी लाल को अब पता है, पूछे इसे पटाने में कितना टाइम लगा है मुरारी लाल को, जा रहे हैं, बुला रहे हैं, और ये बिल्कुल अड़ा हुआ है, ये बिल्कुल आरएसएस के बिल्कुल दृष्टिकोण पर अड़ा हुआ है, और हम बिल्कुल एकदम इसके पीछे लगे। अरे हम इसे छोड़ नहीं सकते कि मुरारी लाल तुम अब हमारे साथ आएगा, तुम आते हो अवस्था में। इस साला जब तक दिमाग से साफ नहीं हो जाएगा ना, तब तक इस साले को घुसने नहीं है। इस चक्कर में हुआ क्या कि जो हम 36 लोगों को हरा सकते थे, उसी चक्कर में एक ही आदमी ला पाए, मुरारी लाल ला पाए, 36 निकल गए। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आप आ सकते हैं, वो ये कह रहा है खाली, सुनील से कह रहे हैं वो लड़के, आप खाली हमें अपना एड्रेस बता दीजिए, नाम बता दीजिए, आप मेंबर हो जाए। तो सुनील ने कहा मेंबर होकर मैं क्या करूंगा, मैं तो शहर में रहता हूँ। बोले कोई चिंता नहीं, हम वहाँ जाके दिखाएंगे, हम आपसे मिलाएंगे, फोन नंबर बता दीजिए। यानी राजनीतिक दल की मेंबरशिप को इतना इजी कर दिया। हमारे सबसे जटिल है साला वो एसएफआई की मेंबरशिप लेना भी अपने आप में लगता है बहुत महान रेवोल्यूशनरी काम है। नहीं यार, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जितना इजी हो और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जितना इजी हो, आप उतना ही स्पेस बनाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों कुछ नहीं, तो सारी आलोचना वहीं आ रही है, क्योंकि आपने अपने यहाँ एंट्री की सभी इस तरह की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा दुरूह और जटिल बनाया। मिलने का मतलब ज्ञान से मिलना नहीं है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मोदी क्यों भारी पड़ रहा है? आप क्यों नहीं भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि आप पहले देखें, ये तो यार ये थोड़ा मोटा हो गया है, तो जरूर कुछ अमीर होगा। नहीं यार, तुम मिल लो खाली उससे, वो मोटा हो गया है, पतला हो गया है, क्या बिजनेस करता है, मुझे क्या लेना देना इससे। केजरीवाल की जो चीज अपील कर रही है वो ये, मुझे तुम्हारा समर्थन चाहिए, तुम जैसे भी हो मुझे समर्थन दो, मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, तुम समर्थन दो। हमने क्या किया है? नहीं, पहले हम जानेंगे, देखेंगे टिकट कैसा है, हम जानेंगे। ये यार ये निगरानी, डेमोक्रेसी के अंदर जो निगरानी, डेमोक्रेसी के अंदर जो चेकमेट, ये पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करते हैं, और इसके चलते हम ज्यादा आइसोलेट हुए। तो तुम आज जो बात कह रहे हो ना, बहुत सही बात, 80 में कही थी तुम्हारे मित्र मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूं। मैं प्रैक्टिकल मैं आपको सच बताऊं, मैं बस खत्म कर रहा हूं एक सेकंड में से। वो ये कि डेमोक्रेसी का मतलब मेरे लिए सिर्फ वोट नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब मेरे पास में बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं, और वो एक नहीं अनेक इश्यूज हैं। मैं जब भी मिलूं, जिस रूप में मिलूं, बातें होनी चाहिए, तरह से बातें होनी चाहिए। ये जानते कभी कन्विंस ही नहीं होता था, तो याद है और खुदा कन्विंस नहीं होता था, और ये बहुत जिद्दी भाव से रहता था, लेकिन बहुत सॉफ्ट बोलता था। हमारी क्या है, ये जो जनतंत्र में कन्विंस करना सबसे खतरनाक खेल है। असहमत होना बेहद जरूरी है। मुझे ज्यादा से ज्यादा असहमत लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ है। हम लोगों ने क्राइसिस यहाँ पैदा किया है, हमने सहमतों की भीड़ इकट्ठी किया, और इसके बाद दिमाग एकदम दूजा हो गया हमारे पास। लोकतंत्र असहमति से सहमति की एक व्यवस्था है। मैं आपसे चलाने कहा ना, मुझे आना है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे साथ था। सुनी, आप पूछे से, मैं चलोगे तो घर में घर जाऊँ तो बताऊंगा। मैं समझ गया कि इसके काम होगा, तो चला आया, लेकिन इसकी वजह से मैं नाराज हो रहा हूँ, इससे तो ठीक नहीं होगा। ये नहीं भी आ सकता था, क्योंकि काफी देर रात 1:30 बजे तक का साथ में। असहमति हो, लेकिन हम अपना संबंध न तोड़ें। हम लोगों ने इतने खराब संबंध बनाए हैं और इतनी खराब राजनीति पढ़ी है कि हम एक दूसरे को वर्ष की घोषित करते हैं। वाह, सबसे खराब काम किया हमने। नहीं, मुझे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा, आप देखते हो मैं फेसबुक में तो बिल्कुल कहता हूं कि तुम गाली मत दे, बाकी तेरे सब जेल होंगे। गाली दोगे तो ब्लॉक कर दूंगा। तमाम आरएसएस के लोग जानते हैं, स्टैंड बदल गए उनके।
मैं आपको बता रहा हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी शक्ल नहीं देखी उनकी। आरएसएस के लोगों ने मुझे पर्सनली बुलाया कि मैं हम आपको इनाम देना चाहते, मैं गया, मुझे मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे सारा गाली गलौज कुछ नहीं मिल रही है, तो मैं गया ना। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ वो बिल्कुल ढेर। क्या आप आ कैसे गए? सुबह से फोन कर रहे हैं लोग कि आप मत जाइए, सुबह से फोन कर रहे हैं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, वो दूसरी तरफ से। मैं कहा जाऊंगा जरूर, चेक कर। अब जाके उन्होंने मुझे टैक्सी भाड़ा तक नहीं दिया, मैं घर से खर्च करके गया, मेरे घर से 250 रुपये खर्च हो गया आने जाने। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मांगने की, मैंने कहा गया, मैं मेरा है यंग लड़के हैं, 200-250 यंग लड़के जो मीडिया में काम करते हैं, इनमें तो हो सकता है कुछ लड़के मेरी बातों में प्रभाव में आ जाए। अच्छा वो हुआ, मेरे जस्ट जाने भर की देर थी, आपको सच बताओ, मैं खाली बैठा रहा, मैं बोला नहीं, 5 मिनट के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैं गया। तो जो नरेश भारती जो है, जो कि बीबीसी का 35 साल अनाउंसर रहा, वो आया सारे लोगों के बीच में, उसने कहा कि तुम्हारा ही नाम जगदीश सर, तुम एक बार गले मिलो, बोले तुम्हारी एक चीज पर मैं कहा जरा बोल सकता सब सुन। वो उनका बिल्कुल चोटी कट गुलाम है आरएसएस वालों। स्पेस डेमोक्रेसी में हमारे पास में, लेफ्ट के पास में जितना लिबरल आउटलुक होना चाहिए वो नहीं है। लेफ्ट सबसे ज्यादा लिबरल आइडियोलॉजी, मार्क्सवाद सबसे ज्यादा लिबरल आइडियोलॉजी है, हमने उसे सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बनाया, सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बनाया। तो दिक्कत यहाँ है। और अब हम अब परेशानी, यार केजरीवाल के पास क्यों चले गए लोग? जाएंगे यार, तुम बेवकूफ बने जा रहे हो, तो आदमी तुम्हारे पास आना चाहिए था, वो तुम्हारे पास ना आके उसके पास जा रहा है। डेमोक्रेसी में दिल जीतने की कला, और वो कहां से आती है? वो खाली व्यवहार से आती है, विचार से नहीं आती। हमारे लोग क्या है, पहले आइडियोलॉजी के लिए डॉक्टर साहब पहले लोग लेयर लें, तब हमें पता चला डॉक्टर साहब हमारे साथ निकले। अच्छा डॉक्टर साहब बड़े असमंजस में, मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं उस अनुभव से गुजरा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस से निकलने का एक ही तरीका है, आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो, आप बिल्कुल वैरायटी ऑफ दोस्त हो, बिना ये जाने वो क्या है क्या नहीं है, ये तो ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं की, वो अपने प्रोसेस में आएगा। लोकतंत्र में प्रोसेस में शामिल करना, उसे पॉलिटिसाइजेशन के प्रोसेस में शामिल करना, वो अपना स्टैंड ले, आप अपना स्टैंड लीजिए, शांति से रहिए। अब आप उसे कन्विंस मत करिए, खाली कन्विंस करने की कला लोकतंत्र को खत्म कर देती है। बस इस मामले में केजरीवाल 20 पढ़ रहा है, ये सीखना चाहिए। वो कह देता है तो जानता है गलती होगी, माफी चाहता हूँ सीधे। और हमारे क्या है साहब, वो शेष तक सेंट्रल कमेटी पास नहीं कर देगी, वो गलती मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। नहीं, एक मेरा अपना निजी विवेक है और पार्टी का विवेक है, मैं पार्टी का मेंबर हूं, लेकिन मेरा निजी विवेक भी तो है, मैं निजी विवेक से भी निर्णय ले सकता हूं, कोई जो कि ज्यादा लोगों को साथ ला सके। लोकतंत्र में विनोवर करने का जो है गुण विकसित होना चाहिए। अब हम लोगों ने कहा कि वो हमने छोड़ दिया किसी और के लिए, वो संभव नहीं। वो विनोवर आप करें तब आप मजा लीजिए डेमोक्रेसी, और हम लोग लेते रहे, हम लोग लेते रहे, मुझे परेशानी नहीं होती, मैं आपको सच बताऊं। वो ममता आई है तब भी मुझे वहां बोलना भी परेशानी नहीं होती, भागदौड़ मची हुई है, मैं पार्टी में नहीं हूँ। जो सीपीएम की सबसे मलाई जिन्होंने खाई थी वो सब टीएमसी में जाती है, मैं रह गया और मैंने तो चिंता अपने लिए लिया, जाने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में क्या है, एक तो धैर्य बहुत जरूरी है कि अगर आदमी नाराज भी है तो आप वो उसके पास में इतनी जगह हो कि आप उसकी आलोचना सुन सकते। हम लोगों ने क्या किया कि सारा वो नाराज है तो उसको कुचल दो, रगड़ के छोड़ दो, नहीं, एकदम नहीं। लोगों की चॉइस, उसका सम्मान करना सीखे। हम लोगों ने चॉइस का अपमान करना और तिरस्कार करना शुरू किया है, इसने और ज्यादा हमारे बीच में खाइयां पैदा की हैं, अलगाव पैदा किया, और ये लोकतंत्र के लिए नहीं, ये हम सबके सामान्य जीवन के लिए खतरा बन गया है। अब दोस्त नहीं मिल रहे, दोस्त गायब हो गए, ये सब बोल हो गए बहुत पहले के, नया कोई नहीं है। नहीं हमारे ये दो एक लोग नए हैं, मैं सिर्फ जो चीज कहना चाहता हूँ, और ये बड़े कमिटेड है, नए लोग आने चाहिए, जो हमारे पास में ये विचार हमारे पीछे रहे। इंग्लिश की एक बात है बहुत छोटी सी, मैं कह रहा हूँ, यथार्थ में विचारधारा जितनी छिपी रहे उतना ही अच्छा है। यस, हम लोगों की मुश्किल है, हम पहले
विचारधारा की हमने- बात करते हैं। नो अरे राधे राधे कर सकते हो, हम राधे राधे करेंगे। अब मैं तो ये पुराने सबसे पुराने लोगों को ये पर जयमाई जी करने से लेके सारे लाल सलाम से सारा खेल चलता था, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। सारे लोग पंडित जी करते थे तो मैं परेशान था कि मैं कैसे इससे मुक्ति पाऊं, लेकिन मुझे कोई उपाय नहीं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आपको अपने कदम आप निजी तौर पर तय कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के कदम आप तय नहीं कर सकते। खतरा वहां है। थैंक्स।